एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 004 की यूनिट सेकंड का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था डेविड ईस्टन थ्योरी को। आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम करेंगे गैब्रियल आर्मेंट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैब्रियल आर्मेंट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है। गैब्रियल आर्मेंट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क evolved 3 phases. We wrote an article in 1956 in which he said that system is an inclusive concept which covers all the pattern actions relevant to the making of political decisions. For him, system was more important than process. देखो, जो गैब्रियल आर्मेंट है ना, इन्होंने डेविड ईस्टन की जो थ्योरी आई थी उसके बाद एक थ्योरी दी थी, बताते हुए कि पुरानी थ्योरी में कुछ कमियां हैं, तो ये कुछ नई चीजें लेके आए थे। डेविड ने भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट आउटपुट सिस्टम समझाया था, ये भी वही समझाएंगे, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। इन्होंने बहुत ज्यादा उसको इलैबोरेट करा है। तो जो गैब्रियल आर्मेंट है, इन्होंने 1956 में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें ये बताते हैं कि जो सिस्टम होता है वो प्रोसेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, डिमांड्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे काम किसके अंदर किए जाते हैं? आपके सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किए जाते हैं। और अच्छे से आगे समझेंगे। Arments and his collaborators introduced new concept of comparative politics, the concept of political system, which replaced the state. Arment suggests that all political system have 4 characteristics. देखो, जो आर्मेंट है और इनके जो कोलैबोरेटर्स थे, इनके जो साथ में थिंकर्स थे, उन्होंने ना ये एक नया कंसेप्ट दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये कहते हैं कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर आपके जो भी मिनिस्टर्स वगैरह, लीडर्स वगैरह, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मतलब A to Z सारी चीजें आती हैं, वो होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम। और उसी के अंदर जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं जो जाते हैं, उनका जो आउटपुट निकल के आता है, जो भी डिमांड होती है, एक्शंस होते हैं, हमारे जो भी इंटरेस्ट होते हैं, मतलब A to Z पॉलिसी मेकिंग का काम, लॉ मेकिंग का काम, सारे काम सिस्टम के अंदर होते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्होंने बताई है ऐसी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सभी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होती है। पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उन सबका एक स्ट्रक्चर होता है। छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम एक नॉर्मल स्कूल की बात भी करें तो एक स्कूल में भी ना प्रॉपर स्ट्रक्चर से उसको तैयार किया जाता है। कितनी क्लास में कितने बेंचेस होंगे, कितने क्लासरूम्स बनेंगे, कहाँ बोर्ड सेट किया जाएगा, कहाँ प्रिंसिपल रूम बनेगा, कहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, राइट। तो ये तो हो गया उसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर। उसके अलावा बात करें टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और चांसलर, ट्रस्ट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोच, म्यूजिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कहाँ रखे जाएंगे, या हर एक चीज, सब कुछ कितने स्ट्रक्चर्ड मैनेज में की जाती है। बिल्कुल वैसे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो उन सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट, द सेम पॉलिटिकल फंक्शन आर प्रिपेयर्ड इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। जितने भी पॉलिटिकल, जैसे हर स्कूल में पढ़ाने का ही काम कराया जाता है ना, भले स्कूल प्राइवेट हो, सरकारी हो, या कैसा भी बना हो, ऐसे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं ना, उन सभी के अंदर सेम पॉलिटिकल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर मल्टी फंक्शनल। ये जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं सब मल्टी फंक्शनल होते हैं, क्योंकि बात हो पॉलिसी मेकिंग की, बात हो कोई एक्ट बनाने की या हटाने की, देश में कुछ नया करने की, कुछ पुराने को हटाने की, ये सारे काम किसके अंदर होते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होते हैं। इसलिए इसका जो काम होता है वो मल्टी फंक्शनल होता है। लास्ट है ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड इन कल्चरल सेंस, क्योंकि ये हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। चाहे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करें, चाहे एजुकेशन से, चाहे हेल्थ से, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, सारे फैसले वहां पे लिए जाते हैं, सबके ऊपर वहां पे डिबेट एंड डिस्कशंस किए जाते हैं। इसलिए क्या कैसा होता है? ये कल्चरल सेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्मंड आउटलाइन हिज ओन फंक्शनल कैटेगरीज, classifying them into input and output.
देखो वही हमें वैसे ही कुछ पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिल रहा है जो कि हमें डेविड ईस्टन की थ्योरी में दिखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं, ये बस एक बॉक्स सेम है, ठीक है। सो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इनपुट्स में क्या है, हमारी डिमांड्स, ठीक है, और उसके बदले में अंदर जो भी पूरी खिचड़ी पकती है, जो भी सब कुछ होता है, आउटपुट में क्या निकल के आता है, हमारे एक्शन। डिमांड क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सब हम किसके अंदर डाल देते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। आउटपुट में क्या निकल के आया, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन। अब इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पहली जो हमारी डिमांड है, जो इनपुट हुई है, वो है इट टेक्स प्लेस थ्रू द फैमिली, स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, पार्टी एंड इवन गवर्नमेंट एजेंसीज. It also involves recruitment of people from different social groups into पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। देखो जो हमारी पहली डिमांड है उसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट की जाती है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, फैमिली, स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, पार्टी, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सबको जोड़ा जाता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट की जाती है किसकी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, सोशल ग्रुप्स की, लीडर्स की, मिनिस्टर्स की, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स, इन सभी की। तो फर्स्ट डिमांड क्या होती है हमारी, हमें जुड़ना है किसके साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। सेकेंड होता है, सेकेंड जो फंक्शन होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, जो हमारी डिमांड है वो है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। सो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड डिमांड्स फॉर एक्शन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के अंदर क्या होता है, जो हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने डिमांड्स और अपने इंटरेस्ट को उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। कुछ इमेजिन करो, जैसे आप वोट देने जाते हो ना, तो ऐसे मतलब एक तरीके से वो बंद कर देते हैं ताकि कोई उसको देखे ना। वैसे ही बस समझ लो कि वो जो मशीन है ना, उसकी जगह एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक चिट लगी हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम। आप गए, आपकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आप चाहते हो कि भाई इस चीज को लेके कुछ करा जाए या इस चीज को लेके कोई एक्ट लाया जाए, नई पॉलिसी बनाई जाए, सारे इंटरेस्ट और डिमांड जाके आप उस बॉक्स के अंदर डाल देते हो, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब क्या होता है, जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है ना, जिसमें आपने डिमांड्स डाली है, इंटरेस्ट डाले हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनका जो टॉपिक है वो आपसे मिलता जुलता हो लेकिन थोड़ा सा अलग हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज द कंबाइनिंग ऑफ दोज इंटरेस्ट एंड डिमांड्स व्हिच आर आर्टिकुलेटेड बाय इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि जो किसान है उसकी जो खेती है वो अच्छी नहीं हुई है, भले ही कोई नेचुरल कैलेमिटी उसका कारण बन सकती है ना, लेकिन जो किसान है वो क्या कहेगा सरकार से कि भाई जितने रेट में हमेशा खरीदते हो उतने रेट में खरीदो, हमारी क्या गलती है, फसल खराब हो गई, हम लोग कैसे खाना पीना अपना करेंगे, राइट। वहीं पे उसकी वजह से क्या होगा, अब उन्होंने डिमांड करी कि भाई हम जो सामान है वो कम दे रहे हैं लेकिन पैसे हमें उतने ही चाहिए। वहीं अगर वो चीज कम आई है तो यानी वो हम तक, कंज्यूमर्स तक कैसे आएगी, उसके प्राइस बढ़ के आएगी। तो कंज्यूमर्स कहेंगे कि भाई नहीं नहीं, हमें तो उतने प्राइस में चाहिए, हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें, है ना। तो कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उनको क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इसके अंदर ऐसी डिमांड, ऐसे इंटरेस्ट जिसपे बहुत लोग आके अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, उस टॉपिक को क्या करना, एक पॉलिसी प्रोग्राम में बना देना, जिसकी वजह से क्या हो, सबकी विशेष पूरी हो जाए, सबको उससे फायदा हो जाए। ये होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। समझ आया। अगला है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक हमने तीनों ही फंक्शन पढ़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो या इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो, इन सभी के अंदर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल। बिकॉज जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो हेल्प करता है आपस में लोगों को डिस्कशंस में, डिबेट्स में, ताकि जो पॉलिसी है वो अच्छे से बन पाए। क्योंकि देखो कोई भी पॉलिसी ऐसे नहीं होती कि आज हमने कोई सरकार को बोला ये कोई हमें पर्टिकुलर चीज चाहिए, कल वो हो गई, नहीं। क्योंकि हर पॉलिसी के, हर एक्ट के, हर लॉ के अगर प्रॉस होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, राइट। अगर जो पॉलिसी आ रही है वो सिर्फ ये सोच के आई कि इससे सबका अच्छा होगा, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। बहुत सारे ऐसा सेक्शन है सोसाइटी में जिसका उस पॉलिसी से बुरा हो सकता है, इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा क्या डिबेट एंड डिस्कशन के बाद होती है। और वो सब किसके अंदर होता है, वो सारा काम होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। यही हमें समझाना चाह रहे थे गैब्रियल आमेन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी और अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक।